विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, और कुछ लोकतंत्र के बारे में हमने विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या है। इसमें 1 नंबर का प्रश्न ये आता है कि जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विचारक 2 विचारकों के नाम लिखिए, या बहुलवादी सिद्धांत के 2 विचारकों के नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई लोकतंत्र संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण है ये क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है। जो डेमोक्रेसी है ये एक विस्तृत या व्यापक विचारधारा है। इसको केवल शासन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लोकतंत्र का मतलब परिवार में लोकतंत्र, खुद में लोकतंत्रात्मक विचारधारा, स्वयं से लगाकर देश विदेश और विश्व तक ये विचारधारा हर जगह फिट बैठती है। तो ये एक विस्तृत विचारधारा है। और विद्वानों ने इस तथ्य पर मतभेद है, विद्वान है वो लोकतंत्र से संबंधित जो भी दृष्टिकोण है उसमें उनका मतभेद है। क्या मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है। वैसे हम कहने को तो कह देते हैं कि लोकतांत्रिक सत्ता है, इसका मतलब ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। लेकिन ये एक सैद्धांतिक पक्ष हुआ। व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत वास्तविक उपभोग कौन करता है। यदि कुछ लोगों में इसको लेकर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तविक उपभोग कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में सब लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। तो इनमें मतभेद है। फिर दूसरा, शासक और शासित में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, इस बात को लेकर के भी मतभेद है। और लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस बातों को लेकर भी मतभेद है। इन मतभेदों के कारण लोकतंत्र में अलग अलग मत रखने वाले विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन विचारों को संकलित करके ये 5 प्रकार की जो दृष्टिकोण है या 5 प्रकार की जो सिद्धांत है वो दिए गए हैं। इनसे हमें पता चलेगा कि अधिकतर विचारक है वो लोकतंत्र के बारे में इन 5 प्रकार की विचारधाराओं में बंटे हुए हैं। तो पहली विचारधारा कौन सी है? परंपरागत विचारधारा है उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत या परंपरागत उदारवादी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है सोचने देखने का नजरिया। तो जो उदारवादी सिद्धांत है या परंपरागत सिद्धांत है वो क्या सोचते हैं, वो लोकतंत्र के बारे में कैसा विचार रखते हैं। तो परंपरागत और उदारवादी सिद्धांत क्या है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी जगत में उदारवादी चिंतकों द्वारा लोकप्रिय उदारवादी चिंतकों द्वारा ये दिया गया। यानी जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न देश है, जैसे यूरोपियन कंट्री, वहां के विचारकों ने ये मत दिया है, ये लोकप्रिय है और इसे पश्चिमी जगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इनके विचारक कौन कौन है। तो जो उदारवादी या परंपरागत विचारधारा है इनके विचारक आपको 3-4 नाम याद होने चाहिए। एक तो हॉब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, J.S. मिल है, मॉन्टेस्क्यू है और अब्राहम लिंकन है। यानी 4-5 नाम आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के उदारवादी या परंपरागत जो सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, उनके 2 विचारकों के नाम लिखिए। तो जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, J.S. मिल, लिंकन, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब ये विचारधारा रहे जो परंपरागत या उदारवादी विचारधारा, ये लोकतंत्र के बारे में अपना क्या मत रखते हैं, इनके क्या लक्षण हैं। तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। अब ये लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वो अपने खुद का हित अहित समझ करके और शासन प्रणाली के अनुसार अपना काम निकालेगा। तो व्यक्ति को विवेकशील माना गया है और सभी व्यक्तियों में सामान्यतः तर्क, बुद्धि एवं संवेदनशीलता होती है। सामान्यतः यानी कुछ लोगों को बाय डिफॉल्ट छोड़ करके जितने भी लोग हैं लगभग
8% लोग हैं, उनमें सामान्यतः जो सोचने समझने की बुद्धि है, तर्क है, विवेक है, संवेदनशीलता, ये पाया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ शोषित वर्ग है, वो हमेशा उनका शोषण होता रहता है, उनके अंदर ज्यादा ये बुद्धि तर्क नहीं होती नहीं है, इसलिए उनका शोषण होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके कहने का अनुसार है कि लोकतंत्र में सब व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और वो अपने बुद्धि तर्क और संवेदनशीलता के आधार पर अपने अधिकार ले लेता है। तीसरा है शासन का गठन लोकतांत्रिक होता है संविधानवाद के अनुसार, यानी इनके कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान में कुछ नियम होने चाहिए, उस नियमों के अनुसार शासन यानी सरकार का गठन होना चाहिए। चौथा क्या है कि सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है, यानी शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र है वो जनता की इच्छा से बना है, तो शासन की शक्ति है वो जनता की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि जनता की इच्छा किसी पार्टी विशेष या विचारधारा के विशेष बदल जाती है तो वो अगले समय उनको चेंज कर देते हैं। अगला है कि शासन संचालन के नियम क्या क्या है, यानी शासन संचालन के भी कुछ नियम होते हैं संविधान के अनुसार। पहला क्या है, यह शासन है वो जनता द्वारा, यानी जो सरकार बनाई जाएगी वो जनता द्वारा बनाई जाएगी। बहुमत का सिद्धांत, यानी जिस विचारधारा को ज्यादा बहुमत मिलेगा वह सरकार में रहेगी, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगी जो बनेगी वो सरकार, और जनहित के बारे में सोचेगी, ये नियम होने चाहिए। फिर छठा ये बता रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकार न्यायपालिका, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा के लिए एक न्यायपालिका होनी चाहिए। फिर ये क्या कह रहा है कि समय के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यानी एक निश्चित समयावधि में। और फिर ये क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण बात इनकी ये है कि निर्णय बहुमत प्रक्रिया से लेने चाहिए, लेकिन अल्पमत के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। कहने का मतलब जिसका बहुमत होगा डिसीजन तो वो लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्पमत के प्रति असहिष्णु हो जाएंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। सकारात्मक या स्वस्थ लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विचारधारा, ये कहा जा सकता है सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो एक पार्टी जो बहुमत में होती है और दूसरी पार्टी जो अल्पमत में होती है, तो निर्णय तो बहुमत वाली पार्टी के या विचारधारा के माने जाएंगे, लेकिन वो अल्पमत वाली जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, उनको विश्वास में लेते हुए अपने निर्णय लेगी। ऐसा नहीं है कि बहुमत वाली पार्टी निर्णय लेके अल्पमत पे थोप देगी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता इसलिए है कि भाई जो विपक्षी दल है वो भी तो कुछ देश के अंदर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, इसका मतलब माना कि 51% लोगों ने एक पार्टी को चुना है, एक तरफ 49% लोग हैं, तो विपक्ष है वो 50% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पक्ष है बहुमत की है वो है 51% को प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि निर्णय तो ये लेगा जो 51% वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 51% ने निर्णय लिया और उन 50% पे थोप दिया गया, यानी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे लेकिन अल्पमत के प्रति सहिष्णुता रखेंगे, उनकी भी कुछ बातों को मानेंगे, उनको विश्वास में लिया जाएगा। तो यह है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या सीखना है कि परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत, इनको लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है या पश्चिमी जगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके विचारक याद रखने 2-3, रूसो है, लिंकन है, जेएस मिल है, होब्स है। फिर इसमें इनके लक्षण पता रखना है, इनकी विशेषताएं। ये ज्यादातर क्या करता है कि व्यक्ति को विवेकशील मानता है, और फिर शासन का गठन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, उनके अनुसार सरकार का गठन होना चाहिए, और शासन संचालन के नियम होने चाहिए। वो नियम है कि वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और बहुमत जिसका ज्यादा है वो सरकार में होना चाहिए, और व्यक्ति की ये जनता के प्रति वो उत्तरदायी होनी चाहिए, जनहित के बारे में सोचना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि समय के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और निर्णय बहुमत से लेना चाहिए लेकिन अल्पमत के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। यह है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत के जो विचारक है वो है लॉस्की, अर्नेस्ट बॉर्कर, मिस फॉलेट। अब ये क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है कि बहुलवादी का मतलब ये हुआ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी सत्ता है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, ये संघ की बात करता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बहुलवादी सिद्धांत के आपको 2-4 विचारकों के नाम याद होने चाहिए। पूछा जा सकता है एक नंबर का प्रश्न कि भाई लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के 2 विचारकों के नाम लिखिए, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अर्नेस्ट बॉर्कर, मिस फॉलेट,
ये दो नाम याद रख लो, बार्कर और फॉलेट और एक लास्की। अब ये क्या कहता है, ये समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है। संघात्मक स्वरूप का मतलब होता है कि जो सेंटर है वो राज्यों से मिलकर बनाओ, जिसमें कुछ शक्ति राज्य के पास हो, कुछ शक्ति केंद्र के पास हो, और जिससे मिलकर सरकार को चलाई जाए। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था यानी बहुलवादी, यानी बहुल का मतलब है बहुत सारे लोगों के पास शक्ति होनी चाहिए। रॉबर्ट डेहल ने इसे बहुल तंत्रवाद कहा है। ये एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह और हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हुई होती है, एनजीओ बने हुए होते हैं, दबाव समूह होते हैं। जैसे जैसे कहा जा सकता है कि हमारे भारत के अंदर है जैसे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, कंपनियों का अपना संगठन है, ये सब परिवहन के लोगों के जो निजी परिवहन जो वाहन वाले होते हैं उनका अपना संगठन है। तो ये सब संगठन सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और सरकार उन संगठनों की भी बातें माने। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उनकी भी भागीदारी इसमें होती है, क्योंकि संगठन भी लोकतांत्रिक तरीके से बनता है, उनके पीछे भी जनता होती। तो ये बहुलवादी सिद्धांत मानते हैं। तीसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय या अभिजन सिद्धांत। विशिष्ट वर्ग, वर्ग विशेष, विशिष्ट वर्ग, अभिजन यानी उच्च वर्ण या उच्च जाति के लोग कहा जा सकता है, या जो अपने आप को उच्च मानते हैं उनसे संबंधित है। इसका केंद्र अभिजन वर्ग है। और विचारक कौन है इसके? मिचेल्स, पेरेटो, मॉस्क। रॉबर्ट एक जर्मन विचारक है और उसने अपने विचार दी पॉलिटिक्स पार्टीज नामक ग्रंथ में रखा। मॉस्क का एक इतावली विचारक है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास में रखा है, यानी जो शुरू से रूल करती आ रही है जो सरकार। तो ये कहता है कि वास्तव के अंदर लोकतंत्र का उपभोग सब लोगों को नहीं मिलता है, केवल कुछ परिवार विशेष होते हैं या कुछ अभिजन वर्ग के लोग होते हैं, हमेशा से वही चुने जाते हैं, पिता दादा पोते सब राजनीति में वही आते हैं। तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र का फायदा विशिष्ट वर्ग या अभिजन सिद्धांत यानी अभिजन वर्ग को मिलता है। इसके दो तीन नाम याद रख सकते हो, मिचेल्स, मॉस्क या पेरेटो। फिक्स मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के बारे में क्या विचार रखता है? मार्क्सवादी सिद्धांत को कहा जा सकता है एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है। ये कह रहा है कि अर्थ के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, केवल शासन में लोकतंत्र नहीं। आर्थिक संसाधन जितने भी है, यानी देश की जो आर्थिक संपदा है, इनका वितरण है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। समस्या क्या होती है कि वास्तव में लोगों को मत देने के अधिकार मिल गए, शासन में भागीदारी मिल गई, लेकिन आर्थिक वितरण सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, वर्ग विशेष के पास या कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं। तो वास्तव में आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। और मार्क्सवादी की सबसे बड़ी विशेषता यह कि इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र की बात की है और इन्होंने ये कहा है इसे जनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इनके विचारक ज्यादा नहीं, दो तीन नाम, कार्ल मार्क्स, ये जो मजदूरों के लिए कहा है, मजदूरों के लिए इन्होंने कहा था कि सारे संसार के सारे मजदूर एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए केवल ब्रेड ही है और पाने के लिए सब कुछ है। तो कार्ल मार्क्स है, एंजिल है, लेनिन है, स्टालिन है, ये सब मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं और ये समाज के निम्न वर्ग तक अर्थ को पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा, उदारवादी जो दृष्टिकोण है वो और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दोनों का समन्वित रूप है कि लोकतंत्र है वो शक्ति के अंदर भी वितरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए और अर्थ में भी होना चाहिए। तो दोनों का समन्वय है इनके अंदर। और ये उदारवादी लोकतंत्र में नीत व्यक्ति की स्वतंत्रता और मार्क्सवादी में नीत आर्थिक समानता के आदर्शों का एक साथ प्राप्त करना चाहता है। ये क्रांति व हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों पर विश्वास करता है। मार्क्सवादी क्या करना चाहता है? मार्क्सवादी हिंसा में विश्वास रखता है, जबकि कि भाई हिंसा करो, मजदूर, विश्व के मजदूर एक हो जाओ और जो सत्ता में बैठे हैं उनको आप ललकारो, उनसे युद्ध करो, क्रांति करो। लेकिन समाजवादी वो क्रांति और हिंसा के साधनों पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो विकासवादी और संवैधानिक जो साधन है उस पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र के आपको 5 प्रकार के हमने दृष्टिकोण पढ़े कि परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग अभिजन सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत। तो इनके दो विचारक आपको पता होना चाहिए और क्या है। तो परंपरागत तो पता है आपको, हमने पढ़ लिया जो वर्तमान में चल रहा है। बहुलवादी है, ये संघात्मक की बात करता है। विशिष्ट वर्ग या अभिजन ये कह रहा है कि जो पारिवारिक परंपरा या
ज्यादा पैसे वाले या ज्यादा ताकत वाले लोग हैं उनके पास लोकतंत्र होता है। मार्क्सवादी कहता है ये थोड़ा सा हिंसा और क्रांति में विश्वास रखता है, ये ज्यादातर अर्थ की बात करता है कि भाई जो पैसों का या अर्थ का आर्थिक संसाधन है उनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। और समाजवादी है वो मार्क्सवादी और परंपरागतवादी दोनों का समन्वित रूप है। तो इस प्रकार हमने ये 5 पढ़ा। अब अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई लोकतंत्र के प्रकार। अब लोकतांत्रिक शासन के प्रकार में पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या सीमित लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र क्या है। यानी जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें सरकार के हर निर्णय में जनता खुद भाग लेती है। जैसे कोई कानून बनाना है तो उस राज्य की सारी जनता एकत्रित हुई, उसके बाद वहां वोटिंग होगी, प्रत्येक रूप से जनता हाथ खड़ा करेगी, जिस पक्ष पर ज्यादा मतदान हुए वो कानून पास मान लिया जाएगा। जैसे विद्यालय के अंदर ये शनिवार ये बाल सभा होती है जिसमें उसका अध्यक्ष चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, उसी तरह ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। यानी सरकार के हर फैसले के अंदर जनता खुद भाग लेती है, उस राज्य की प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग लेता है। जनता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति वो उसमें भाग लेता है। तो जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता शक्ति का प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, नीति संबंधी कानून बनाना है तो भी सारी जनता एकत्रित होगी और कानून बनेगा। और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त भी करती है, किसी को नियुक्त करना है तो वहां जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी, राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो सारी जनता एकत्रित होगी, मतदान होगा प्रत्यक्ष रूप से और नियुक्ति की जाएगी। अब हर्नसा एक राजनीतिज्ञ हुए, उनका कथन है कि वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन है, यानी ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की परिभाषा दे रहे हैं जिसमें संपूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। यानी इन्होंने जो परिभाषा दी है उस पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो खरा उतरता है। ये शासन व्यवस्था प्राचीन काल से यूनान राज्यों में पाई जाती थी। यूनान में छोटे छोटे राज्य थे, यूनान और इटली हमने विश्व इतिहास में पढ़ा था, यूनानी सभ्यता, तो छोटे छोटे राज्य थे और वहां भी सीमित लोगों को मत देने का अधिकार था, यानी विदेशी लोग मत नहीं दे सकते थे। उसके बाद महिलाओं का मतदान में भाग नहीं लेते थे। तो 10,000 की जनसंख्या का राज्य हुआ करता था, उसमें भी 1,001 लोग भाग लेते थे, तो वो संभव थी। वर्तमान में यदि बात करें तो केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में, 5 राज्यों में ये पाई जाती है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश स्विट्जरलैंड है जहाँ कुछ राज्यों में ये प्रत्यक्ष मत जो शासन व्यवस्था या प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसको शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं। शुद्ध लोकतंत्र इसलिए कहते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। अब आता है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि या सीमित लोकतंत्र। तो आज विश्व के प्राय सभी राज्यों में यह शासन व्यवस्था पाई जाती है, या सभी देशों में, या विश्व के राज्यों का मतलब है विश्व के सभी देश, सभी देशों में यह शासन व्यवस्था पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि आज जनसंख्या बढ़ गई है, देश बड़े बड़े हैं, तो यदि भारत में कोई कानून बनाना है तो भारत की सारी जनता को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां सारी जनता एकत्रित हो। तो कहा जा सकता है कि वर्तमान में ये पाया जाता है इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लेती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी हम लोग क्या, भारत में जैसे शासन व्यवस्था था, हम यहाँ से एमपी एमएलए हमारे प्रतिनिधि भेजते हैं, वो कानून बनाने में भाग लेते हैं। अब है लोकतंत्र की विशेषताएं। उससे पहले इसमें कुछ परिभाषाएं हम पढ़ लेते हैं। जेएस मिल, इन्होंने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है लोकतंत्र की? संपूर्ण जनता शासन शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ब्रायम लिंकन ने क्या कहा? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र है। सिले ने क्या कहा? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें अधिकांश जनता भाग लेती है। अब आती है लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। जो हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं उसकी वास्तव में विशेषता क्या है? जनता का शासन है लोकतंत्र, या जनता का मतलब है संपूर्ण व्यक्ति उसमें। जनता का मतलब किसी जाति विशेष नस्ल का नहीं है, समस्त लोग, महिला पुरुष वृद्ध वयस्क जनता से लाभ लिया जा सकता, छोटे बच्चे नहीं, वो नियम होते हैं मतदान के, उससे संबंधित। तो जनता का शासन मतलब संपूर्ण जन समूह, प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशेष नस्ल भाषा संस्कृति का शासन नहीं है ये।
इसका मतलब उस राज्य विशेष या देश विशेष में रहने वाली संपूर्ण लोगों का शासन है लोकतंत्र। अब जनता द्वारा निर्मित शासन है। अब लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसका निर्माण जनता करती है मतदान के द्वारा। उसके बाद लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं है। देखो साधन और साध्य में फर्क होता है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। तो लोकतंत्र कोई लक्ष्य नहीं है, लोकतंत्र साधन है जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। साध्य तो क्या है? साध्य तो है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित में वृद्धि, यह साध्य है। इन साध्यों को प्राप्त करने का साधन है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र साधन है, साध्य नहीं है। अगली विशेषता क्या है? चौथी, लोकतंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। यदि सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, लोकतंत्र नहीं करता या सरकार नहीं करती है, तो जनता उसे बदल भी सकती है। यानी चुनाव 5 साल में कुछ समय विशेष बाद चुनाव होता है उसमें। अगला है लोकतंत्र विकासशील शासन है। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पूर्ण रूप से 100% सही है, ये विकासशील है, इसमें बहुत सारा बदलाव आया है। विकासशील शासन है, आगे भी बदलाव आने की गुंजाइश है। जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक काल तक लोकतंत्र शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभिक अवस्था में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। व्यक्तिवादी लोकतंत्र का मतलब है कि शुरू में लोकतंत्र केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति को न्याय देने की बातें नहीं, ज्यादातर व्यक्ति के इर्द गिर्द ये बातें होती थी। कुछ समय बाद उदारवादी लोकतंत्र आया जिसमें पूरे समाज के कल्याण की बात की जाने लगी। तो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। यानी सरकार का काम केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता देना ही नहीं है। सरकार का काम जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो कहा जा सकता है कि कुछ अभावग्रस्त लोग हैं, वहां तक उनके कल्याण के लिए उनके सहायता पहुंचाने का काम भी सरकार का है। रोजगार देने का काम भी सरकार का है। तो आज सरकार का कॉन्सेप्ट लोक कल्याण तक आ गया है। सरकार केवल व्यक्तिवादी या उदारवादी नहीं रही है, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की बात नहीं करती है। आज लोकतंत्र का मतलब है कि वो लोक कल्याणकारी हो, प्रत्येक व्यक्ति का वो हित करें। उसके बाद आधुनिक काल में प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र है उसके दो रूप है। ये जो प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इसके दो रूप है। संसदात्मक शासन व्यवस्था जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन में मिलता है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में मिलता है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक अध्यक्षात्मक इसका मिश्रित रूप स्विट्जरलैंड में मिलता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संसदात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श रूप कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में। वर्तमान में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का आदर्शतम रूप कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। मिश्रित शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड में। भारत में कौन सी प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो वो है संसदीय शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र के रूप कितने होते हैं। तो लोकतंत्र के रूप में हमने पढ़ा कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, और लोकतंत्र का अर्थ ये डेमोक्रेसी शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़ या जनता, क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति, वो पढ़ा हमने। उसके बाद हमने 2 नंबर पे पढ़ा कि लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि तो हमने दृष्टिकोण में 5 दृष्टिकोण के पढ़ा। उदारवादी दृष्टिकोण, उसके बाद बहुलवादी दृष्टिकोण, उसके बाद हमने पढ़ा ये अभिजनवाद दृष्टिकोण, उसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण, और उसके बाद समाजवादी दृष्टिकोण। उसके बाद तीसरा टॉपिक है कि लोकतंत्र के प्रकार। उसमें हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ा, लोकतंत्र की विशेषता पढ़ी। लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा आपको देनी है, वो तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ। परिभाषा देनी तो अब्राहम लिंकन की सबसे बेहतर परिभाषा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के लिए, जनता के द्वारा हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो धन्यवाद। अब लोकतंत्र है, इसमें एक और हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफल बनाने में कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, और लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सुनने वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।